morning students. You watching Sri Gurukul Science Academy YouTube channels. गुरु हो जाओ शुरू। नेक्स्ट चैप्टर लेके हम शुरू होंगे वैद्युत रसायन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप हर स्टूडेंट्स को एक हमारा वीडियो शेयर करें ताकि उसको भी उस वीडियो का प्रॉफिट पहुंचे। दूर जो गांव में बैठे हैं उनको भी हमारी तरफ से फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा पहुंचे और वो भी एक अच्छी स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए जो आज हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत रसायन चैप्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैद्युत रसायन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ सेल, जिसके बारे में आप जानते हैं। सेल देखिए सेल कितने टाइप्स के होते हैं आपने देखे होंगे। सबसे पहले जैसे नॉर्मल एक जो सेल आता है इस प्रकार से, इसके अंदर एक यहाँ साइड के अंदर कैथोड और एनोड बने रहते हैं। ये देखिए यहाँ ये इधर पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। नॉर्मल सेल होता है, इसको शुष्क सेल कहते हैं। तो इस टाइप का सेल्स आता है। बटन सेल भी आते हैं जो घड़ी के अंदर एक बटन की तरह होते हैं, वो भी सेल्स होता है। या फिर मान लीजिए शीशा संचायक सेल जो बड़ी बड़ी बैटरी के रूप में भी आता है। तो ये कई प्रकार के ऐसे सेल होते हैं। तो ये इस प्रकार से जो बड़े सेल होते हैं जो इन्वर्टर में लगे रहते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेल आते हैं। अब देखिए ये जितने भी टाइप्स के सेल हैं ये कैसे वर्क करते हैं, ये हमेशा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सेल हमेशा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अब देखिए जितने भी सेल हैं उनमें जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें हमको क्या चाहिए, वायर। तो वायर के थ्रू जो होता है करंट हम सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चालक की जरूरत होगी, तो ये देखिए चालक वर्ड क्या है, विद्युत चालक। स्पष्ट है, आपने पढ़ा है, कोई नई चीज़ नहीं है। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर या चालक कहते हैं। तो देखिए चालक दो प्रकार के होते हैं। सबसे जो प्रथम चालक है वो होता है धात्विक चालक। दूसरा जो चालक होता है वो होता है विद्युत अपघटय चालक। अपघट्य चालक। देखिए धात्विक चालक होते हैं, उसमें जो विद्युत धारा फ्लो होती है, करंट जो फ्लो होता है यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्रीडम इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जितनी भी धातुएं हैं उसमें विद्युत का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब देखिए जो वैद्युत अपघट है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो आयंस के कारण होता है, आयनों के कारण। आयन विभक्त हो जाते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। तो इसमें आयन के कारण होता है। अब देखिए जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो भी दो प्रकार के। वैद्युत अपघट्य वो भी दो प्रकार का होता है। देखिए सबसे पहला जो वैद्युत अपघट्य होता है वो होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबल
प्रबल वैद्युत अपघटय। वैद्युत भी लिख सकते हो, विद्युत भी लिख सकते हो, वैद्युत अपघट्य। दूसरा जो होता है वो होता है दुर्बल वैद्युत अपघटय। दुर्बल वैद्युत अपघटय, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। देखिए जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में, सबसे पहले ये मैं लिख देता हूं यहाँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। और जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, यानी आंशिक आयनित होते हैं, लिख सकते हो आंशिक रूप से आयनित। प्रबल वैद्युत अपघट्य है वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं वो आंशिक रूप से आयनित होते हैं। देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे मान लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है हाइड्रोजन और सल्फेट में। उसके बाद में हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के रूप में अपघटित हो जाता है पूर्ण रूप से। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो नाइट्रिक अम्ल है वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के उदाहरण, ये तीन उदाहरण हो गए, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य के क्या उदाहरण है, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास में एसिटिक एसिड CH3COOH, उसके बाद में कार्बनिक एसिड C2CO3, उसके पश्चात ये क्षार है एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। कोई ज़रूरी नहीं है हमारे पास प्रबल वैद्युत अपघट्य हमारा हमेशा एसिड हो। देखिए ये तो अम्ल के उदाहरण जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। क्षार भी प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, या मान लीजिए KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स। और लवण भी होते हैं, वो भी प्रबल वैद्युत अपघट्य के उदाहरण होते हैं, जैसे मान लीजिए साल्ट है NaCl, KCl। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य नाम से स्पष्ट है कि पूर्ण रूप से ये आयनित हो जाते हैं और ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। इसके उदाहरण अम्ल में आ गए सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। क्षार के अंतर्गत आ गए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो साल्ट में आ गए सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं उसमें आ गया एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स और उसके बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। तो ये वैद्युत अपघट्य के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसके उदाहरण नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए जो वैद्युत अपघट्य होती है उसकी जो प्रबलता होती है वो आयनिक और वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। देखिए वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य की प्रबलता आयनिक व वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है।
तो वैद्युत अपघटय की जो प्रबलता होती है वो आयनिक और वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे आयनिक, जैसे ये अल्फा मान लेते हैं, इसको कह देते हैं हम, अल्फा का अभिप्राय क्या है, आयनिक मात्रा। अल्फा, इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं आयनिक मात्रा को। वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या अपॉन वियोजन से पहले अणुओं की संख्या, वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आयनों की मात्रा होती है उसको अल्फा से शो करते हैं, और इसका फार्मूला हो गया वियोजित अणुओं की संख्या में यदि वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या का डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आयनिक मात्रा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का हम एक सॉल्यूशन लेते हैं। ये देखिए, ये इसमें सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं, ये सोडियम क्लोराइड का विलयन है, ये सोडियम क्लोराइड NaCl। मैंने वाटर में सोडियम क्लोराइड वियोजन कर दिया। अब इसमें मान लीजिए सोडियम क्लोराइड के अणुओं की संख्या 100 है, तो वियोजन से पहले अणुओं की संख्या 100 और जो टूटने वाले अणुओं की संख्या यानी वियोजित अणुओं की संख्या जो है उसको मान लेते हैं 98। तो हमारे पास में जो अल्फा है, आयनिक मात्रा है अल्फा, वो इसमें आ जाएगी 98 अपॉन 100 डिवाइड जाएगा तो इसमें आ जाएगा 0.98। ये देखिए, तो हमारे पास में ये आ गया 0.98। आदर्श जो प्रबल विलयन होते हैं, आदर्श प्रबल विलयन, प्रबल विलयन, उनके लिए जो अल्फा होता है वो 1 होता है। लेकिन आदर्श प्रबल विलयन तो होता नहीं है। आदर्श कोई प्रकार का प्रबल वैद्युत अपघटय विलयन, प्रबल वैद्युत अपघटय विलयन, प्रबल वैद्युत अपघटय विलयन, वैद्युत अपघटय विलयन की बात हो रही है, वैद्युत अपघट्य विलयन। उसके लिए अल्फा की वैल्यू होती है 1। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1। आयनिक मात्रा की वैल्यू होगी 1। लेकिन आदर्श प्रबल वैद्युत अपघटय होता नहीं है, तो हम लगभग 1 मान सकते हैं। तो इसको जो हम मान लेते हैं लगभग, एप्रोमैक्स, लगभग 1। और जो दुर्बल वैद्युत अपघटय होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय, इनकी जो वैल्यू होती है अल्फा की, वो 1 से बहुत ही कम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो हमारा वैद्युत अपघटय की जो प्रबलता होती है वो आयनिक व वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। और आयनिक मात्रा कैसे निकालते हैं, अल्फा इक्वल टू वियोजित अणुओं की संख्या अपॉन वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। मैंने उदाहरण दिया यहाँ, जो सोडियम क्लोराइड है उसको वाटर में डिजोल्व किया, 100 अणु थे सोडियम क्लोराइड के, तो 98 टूट गए। ये जो अणु हैं वो टूटने वाले अणु हैं, 100 में से ये अणु टूटने वाले हैं, टूटने वाले अणु, टूटने वाले अणु। तो देखिए
अल्फा इक्वल टू कुल अणु 100 थे, 98 टूटे तो हमारे पास में आएगा 0.98। और आदर्श प्रबल वैद्युत अपघट्य जो होता है उसके लिए अल्फा 1 होता है, लेकिन आदर्श प्रबल वैद्युत अपघट्य होता ही नहीं है, तो हम जो है लगभग इसको एप्रोमैक्स 1 यानी लगभग 1 लगभग मानते हैं। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए जो 1 से बहुत ही लेस देन वैल्यू होती है अल्फा की। अब हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। इनको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, या इनका एक नाम और है वोल्टे सेल, वोल्टे सेल। देखिए स्टूडेंट्स, विद्युत रासायनिक सेल, इसको हम एक अच्छे से डायग्राम में समझाते हैं। अच्छा सा डायग्राम बनाना है, आपको नोटबुक में भी राइट डाउन करना है। ये हमारे पास में एक पात्र है और इसके सामने ये हमारे पास में जो है दूसरा पात्र है। देखिए स्टूडेंट्स, दो पात्र लिए और इन दोनों पात्र में, इस पात्र में मैंने एक जिंक की रॉड लगा दी। यह है जिंक की रॉड। किसकी रॉड है ये? जिंक। यह है जिंक की रॉड। और इस पात्र में मैं कॉपर की रॉड रखता हूं। ये मेरे पास में कॉपर की रॉड है। कॉपर की छड़। तो देखिए इसमें कौन सी है? जिंक की, और इसमें कौन सी है? कॉपर की। इसमें मैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो है वो जिंक सल्फेट मिला देता हूं। तो यहां मैंने इसमें मिला दिया, कौन सा मिलाया? जिंक सल्फेट। तो इसमें मैंने मिला दिया जिंक सल्फेट। और इसमें जो वैद्युत लवण है वो मैं मिला देता हूं कॉपर सल्फेट। तो इसमें मैं मिला दिया ये कॉपर सल्फेट। तो देखिए ये तो है जिंक की रॉड, और जो जिंक की रॉड है वो कार्य करेगी एनोड का। यानी ये किसका कार्य करेगी? एनोड का। और जो कॉपर की रॉड है वो कार्य करेगी कैथोड का। अब देखिए ये जो एनोड और कैथोड है, इन दोनों से मैं कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स जोड़ देता हूं,
जैसे यहाँ से वायर लिया और यहाँ से सीधा मैंने ये जो है बल्ब ऐड कर दिया। तो देखिए स्पष्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन रहेगा एनोड से कैथोड की ओर। तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, विद्युत धारा, वो कौन सी डायरेक्शन में? जो मैं डबल तीर कह रहा है उससे मैं विद्युत धारा बता रहा हूं, करंट आई फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब देखिए, आप ध्यान से देखना इसको अच्छी तरह से, कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है ये क्या है। देखिए आपको पता है, मैं थोड़ा सा ये स्पष्ट कर देता हूं कि जो एनोड होता है वो तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बिल्कुल राइट। और जो कैथोड होता है वो हमेशा हमने पढ़ा है कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। लेकिन देखिए जो आपका गैल्वेनिक सेल है उसमें ऐसा नहीं है। अब आप कहोगे कि ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव, आप तो एनोड को ऐसे समझ रहे होंगे कि जो एनोड है, एनोड से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैथोड में कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल सही, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई जो एनोड होता है वो तो हमने पढ़ा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आते हैं, यानी ये तो कैथोड से एनोड की तरफ आने चाहिए। लेकिन ये मैंने उल्टा क्यों बनाया, इसका कारण क्या है? देखिए जो सामान्य सेल होते हैं, सामान्य सेल की स्थिति में वो होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। तो कई विद्यार्थियों को पता नहीं होता। इसका रीजन मैं बताता हूं। इसका रीजन ये है कि जो ये पात्र है, इस पात्र में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है और इसमें रिडक्शन होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण होता है और इसमें अपचयन होता है। और जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो हमेशा एनोड वर्क करेगा। तो यहां पर गैल्वेनिक सेल में एनोड दूसरे सेल की भांति जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम नहीं करके किस प्रकार का काम करेगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। ये चीज बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखनी है, कई विद्यार्थियों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अब देखिए जो ये सेल है, इनके बीच में यहां पर एक यू आकार की नली, ये यू आकार की नली जोड़ देता हूं यहां से यहां तक। और इस यू आकार की नली में मैंने पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया। ये क्या डाला है इसमें? पोटेशियम क्लोराइड। यू आकार की नली दोनों से जुड़ी हुई और उसमें क्या डाला हुआ है? पोटेशियम क्लोराइड डाला हुआ है। लवण सेतु बोलते हैं इसको, लवण सेतु। एक बार वापस उस चीज को समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल अवस्था में, जैसे हमने क्लास 10th में तो यही पढ़ा भाई, जो ये सामान्य स्थिति में ऐसे पढ़ा होगा कि जो ये एनोड होता है ये, वो हमेशा क्या होता है? प्लस टर्मिनल। और जो माइनस टर्मिनल होता है वो क्या होता है? कैथोड होता है, ये पढ़ा है। और जो करंट होता है वो हमेशा कैथोड से एनोड की ओर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो क्या जाते हैं? हमेशा जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इलेक्ट्रॉन मूव ऐसे करते हैं। और जो करंट होता है यानी विद्युत धारा, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहती है इन स्थिति में। लेकिन गैल्वेनिक सेल में उल्टा है। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम क्यों करता है, और इसमें जो है ये जो कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ये देखिए लॉन याद रख लेना, लॉन, LOA
एन, एल यानी लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ए यानी एनोड, एन यानी नेगेटिव, तो यहाँ एनोड नेगेटिव की तरह काम करेगा, एन लेफ्ट। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे होगी वो देखिए, यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये सेल वर्क करेगा तो जो जिंक की रॉड है उसका तो जो द्रव्यमान है वो धीरे धीरे कम होगा, और कॉपर की जो रॉड है उसका द्रव्यमान धीरे धीरे बढ़ेगा। अब देखिए मैंने जैसे बताया यहाँ एनोड होता है वो भी नेगेटिव है। इसका रीज़न ये है कि जो इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिंक जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इससे पता चल गया कि जो लेफ्ट ऑक्सीकरण, ओ यानी ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, ए यानी एनोड और एन यानी नेगेटिव टर्मिनल की तरह ये काम कर। समझ में आ गया। अब देखिए जो इस साइड में जो है हमारे पास में अपचयन की क्रिया होगी। जैसे कॉपर प्लस आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, तो इधर अपचयन हुआ, अपचयन। यहां ऑक्सीकरण, जहां ऑक्सीकरण होता है हमेशा ध्यान रखिए, जिधर ऑक्सीकरण होता है वो हमेशा एनोड की तरह काम करेगा, और जिस साइड में अपचयन होता है वो हमेशा कैथोड की तरह काम करेगा। यहाँ तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऑक्सीकरण जो होता है वो एनोड, और जो अपचयन जहाँ पर होगा वो क्या काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। अब देखिए जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये देखो क्या होगा, इसमें जैसे मान लीजिए Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर प्लस 2 इक्वल टू Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ये इसको 2 यहां लिख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया कॉपर। वापस देखिए ऑक्सीकरण में जिंक ने क्या किया कि जो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, इसने त्याग कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, दे दिए, डोनेट कर दिए, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन कर ली। तो ये अपचयन हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किए और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन दिए। तो देखिए अब इस रिएक्शन में देखिए यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल, तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया जिंक प्लस कॉपर आयंस इक्वल टू जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। तो ये देखिए ये आ गया। तो आपने गैल्वेनिक सेल देखा कि गैल्वेनिक सेल जो होता है वो किस थ्योरी पर वर्क करता है, अच्छी तरह से देखा। अब देखिए यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमने लवण सेतु बनाया है, लवण सेतु है उसका क्या वर्क है। यदि लवण सेतु नहीं हो तो यहाँ क्या होगा, तो देखिए जब लवण सेतु होगा नहीं तो क्या होता है इसके अंदर वो हम समझेंगे। लवण सेतु क्यों नहीं लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ लवण सेतु नहीं होता, तो लवण सेतु नहीं होता तो क्या होता, ये बल्ब केवल 5 मिनट के लिए जलता और उसके बाद में ये बंद हो जाता। तो लवण सेतु का काम क्या है वो समझाते हैं। देखिए लवण सेतु में क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे जैसे जब यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो क्या होगा इस पात्र में, यहाँ देखिए बोर्ड पे ध्यान से समझिए, ये जैसे जैसे इसमें ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, इसमें जो है कैटायन यानी पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होंगे। जैसे मान लीजिए प्लस आयन ये इंक्रीज होंगे। तो अब क्या होगा, जब इसमें प्लस आयन इंक्रीज होंगे
तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा, क्योंकि ये जो प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो देखो क्या होगा कि जो लवण सेतु है उसमें जो ये पॉजिटिव आयन को कैंसिल कौन करेगा, क्लोरीन आयन, ये क्लोरीन आयन आएगा यहाँ, और क्लोरीन आयन क्या करेगा, नेगेटिव आयन है, और ये सारे के सारे पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जब पॉजिटिव आयन कैंसिल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा। तो यहाँ लवण सेतु का ये एक वर्क हो गया। यहाँ लवण सेतु का क्या वर्क हुआ वो देखिए, जैसे मान लीजिए ये पात्र है, इस पात्र में नेगेटिव यानी जो ऋणायन है, एनायन, उनका घनत्व बढ़ गया है। तो अब यहां से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को ये रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। तो यहां पर क्या होगा, लवण सेतु में जो ये प्लस के पॉजिटिव या कैटाइन जो है वो क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, यानी इसको कैंसिल कर देगा, किसको, ऋणायन को, और ये पॉजिटिव आयन है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपने देखा कि जब यहाँ पर प्लस यानी कैटाइन का घनत्व बढ़ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता, और यहाँ दूसरे पात्र में जब सल्फेट आयन यानी नेगेटिव आयन्स जब इंक्रीज हो जाते हैं, उनका घनत्व बढ़ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता, ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए हम लवण सेतु लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन्स थे, उनको क्लोरीन ने निष्क्रिय कर दिया, कैंसिल कर दिया, और इसमें नेगेटिव आयन्स थे, उनको पोटेशियम आयन्स ने कैंसिल कर दिया, इसलिए इनका यूज लिया जाता। तो क्या वर्क हो गया लवण सेतु के कार्य, तो लवण सेतु के कार्य क्या हो गए, लवण सेतु के कार्य, लवण सेतु के कार्य, लवण सेतु कार्य, लवण सेतु के कार्य जो है वो क्या हो गए, वो लिख लो यहाँ, लवण सेतु के कार्य। सबसे पहले तो ये जो वैद्युत अपघटय को उदासीन करता है, वैद्युत अपघटय है उसको उदासीन करता है, वैद्युत अपघटय को उदासीन करता है। दूसरा, जो गैल्वेनिक सेल है उसमें ये आंतरिक जो परिपथ है उसको जोड़ता है, तो ये आंतरिक परिपथ को जोड़ता है, परिपथ को जोड़ता है। वैद्युत अपघटय को उदासीन का अभिप्राय यही है, यहाँ पॉजिटिव आयन थे तो यहाँ पर क्लोरीन आयन ने उनको उदासीन कर दिया, और यहाँ पर नेगेटिव आयन थे तो पॉजिटिव आयन ने उनको उदासीन कर दिया। तो ये हमारा जो है वो गैल्वेनिक सेल था, वोल्टेज सेल था। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी कार्यविधि क्या है, तो देखिए कार्यविधि, इसकी कार्यविधि, कार्यविधि सीधा है, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉन, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। दूसरा जो है रिडक्शंस इन्वॉल्व्स गेन, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। देखिए इतनी सरल तरीके से बताया जा रहा है, आप राइट डाउन करते रहिए, नोटबुक में डायग्राम बनाकर इसको समझिए और लिखिए। इसकी जो कार्यविधि है केवल मैंने 2 शब्दों में बताई है, OIL ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉन, रिडक्शन इन्वॉल्व गेन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, OIL इलेक्ट्रॉन त्याग करना, RIG इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण करना।
ये इसकी क्रिया विधि। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका निरूपण कैसे किया जाता है। तो देखिए इसको निरूपण करने का जो मेथड क्या है वो देखिए ध्यान से समझिए, वो भी बहुत काम का है। इसको निरूपण कैसे करते हैं वो बताते हैं आपको। निरूपण कैसे इसको निरूपित किया जाता है, तो यह देखिए निरूपण। देखिए सबसे पहले यहाँ एनोड है, तो हम लिखेंगे यहाँ एनोड, फिर एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे, फिर इसमें क्या है, एनोड वैद्युत अपघट है, एनोड वैद्युत अपघट है। जिसकी सांद्रता C1। इसमें क्या है, कैथोड वैद्युत अपघट है। यहाँ दो लाइन खींचनी, देखिए यहाँ ऊर्ध्वाधर एक लाइन खींचनी है, यहाँ दो लाइन इसलिए बताइए कि जो लवण सेतु को बता रहा है। तो ये हो गया कैथोड वैद्युत अपघट है। और यहां हम लिखेंगे कैथोड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी सांद्रता मान लेते हैं C2। तो यहां सबसे पहले एनोड किस चीज का है, जिंक। फिर एक ये लाइन खींचनी इस प्रकार से, फिर यहां पर लिखना है जिंक प्लस आयन। फिर ये लवण सेतु के लिए कितनी लाइन खींचेंगे, 2। उसके बाद में यहाँ कॉपर +2 आयन, फिर यहाँ सिंगल लाइन और फिर ये कॉपर। इस प्रकार से इसको निरूपित किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस प्रकार से निरूपित करते हैं, आपके अध्ययन में बहुत काम आएगा। ऐसे इसको निरूपित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत सेल से संबंधित कुछ परिभाषाएं। विद्युत सेल से संबंधित परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या आता है वो देखिए। इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव देखिए, कोई धातु की छड़ जब किसी भी वैद्युत विलयन में डुबाई जाती है तो जो विलयन है उसके सापेक्ष वो धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, और धनावेशित ऋणावेशित होने के कारण से उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो ये परिभाषा क्या हो गई कि जब किसी धातु की छड़ को किसी धातु विलयन यानी उसी धातु के विलयन में डुबाया जाता है
तो धातु की छड़ उस विलयन के सापेक्ष या उस लवण के सापेक्ष, धातु उस लवण विलयन के सापेक्ष, उस लवण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए, जब किसी धातु की छड़ को किसी भी धातु के विलयन यानी धातु का लवण विलयन उसमें जब डुबाया जाता है तो धातु की छड़ उस लवण विलयन के सापेक्ष या धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जैसे मान लीजिए ये कॉपर सल्फेट है, इसमें कॉपर सल्फेट है CuSO4 कॉपर सल्फेट है। इसमें कॉपर की रोड डुबई तो क्या हुआ, इस कॉपर की रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, नेगेटिव, तो या धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। तो इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव तीन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव वो तीन बातों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन सी? देखिए, सबसे प्रथम जो है वो है नंबर 1 धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति। दूसरा जो है वो है हमारे पास में विलयन के आयनों की सांद्रता और तीसरा हमारे पास में है ताप। तो देखिए, तीन बातों पर निर्भर करती है। क्या? इलेक्ट्रोड विभव तीन बातों पर निर्भर करता है। धातु की प्रकृति कैसे है, जो विलयन है उसके आयनों की सांद्रता किस प्रकार की है, और वो ताप किस। तो देखिए, सबसे पहले धातु की प्रकृति। तो देखिए, कौन सी धातु है, प्लेटिनम की है या एल्यूमिनियम की है या कॉपर है, उस पर निर्भर करता है। दूसरा है विलयन के अंदर आयन की सांद्रता। आयन की सांद्रता कैसी, अधिक है या कम है, और उसका टेम्परेचर और ताप। अब देखिए, जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास में मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव इसको E0 से डोनेट किया जाता है। E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक एक निश्चित मानक पर। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मीन्स यहीं से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मोल सांद्रता का विलयन, 1 मोल, और रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस लगभग, या केल्विन में हम कह सकते हैं 298 केल्विन। इस ताप पर, यानी मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है और उसकी जो मोलरिटी है वो 1 मोल है,
जैसे ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशंस ये 1 मोल और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी इलेक्ट्रोड विभव किसके बराबर हो जाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होगा वो क्या हो गई डेफिनेशन? इससे स्पष्ट है कि किसी विलयन के आयनों की सांद्रता 1 मोल हो तथा तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो तो उस अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव का मान मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो स्पष्ट है, सीधा है कि रूम टेम्परेचर यानी 298 केल्विन ताप पर किसी विलयन ताप पर किसी 1 मोलरिटी विलयन का इलेक्ट्रोड विभव E सदैव मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होगा। क्या अभिप्राय हो गया? E = E नॉट और यहाँ E नॉट का मतलब है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। अब देखिए ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। अपचयन विभव तो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। यदि किसी धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण विभव। अपचयन विभव, यदि किसी धातु आयंस द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है तो उसको हम कहते हैं अपचयन विभव। दोनों का मान तो लगभग एक ही होता है। स्पष्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो ऑक्सीकरण विभव और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो क्या होता है? अपचयन विभव। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन
अब देखिए हम लेंगे जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसका हम निर्धारण कैसे कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना। तो देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा इसके द्वारा हम निकालें। ये क्या होता है समझिए, इसको ध्यान से देखिए। जैसे मेरे पास में ये एक ग्लास कांच की ट्यूब है, और इस ट्यूब में प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड लगा है। किसका लगा है ये? प्लेटिनम का। और इसके नीचे प्लेटिनम का पत्र लगा है। क्या चीज़ है देखिए, ये तो है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम पत्र, और ये एक ग्लास की ट्यूब है, कांच की नली। इसमें यहां से हम इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर सकते हैं। तो यहां से इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं 1 atm या 1 बार पर। प्रेशर होना चाहिए 1 बार। तो देखिए ये जिस पात्र में डूबा है उसमें 1 मोलरिटी का HCl है। तो इसमें 1 मोलरिटी का HCl है। तो क्या होता है कि यहाँ से जैसे हाइड्रोजन साइंस है, वो हाइड्रोजन साइंस जाते हैं तो यहाँ से ये साम्य अवस्था ला देता है 1 मोलरिटी का हाइड्रोजन। तो यहाँ ये प्लेटिनम क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है हाइड्रोजन साइंस को। तो उससे क्या होता है, साम्य अवस्था आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो ये इलेक्ट्रोड होता है इसमें दोनों प्रकार की रिएक्शन होती है, यानी ये एनोड का भी काम करता है और ये कैथोड का काम भी करता है। तो ये एनोड का भी काम करेगा और ये कैथोड का भी काम करेगा। तो एनोड और कैथोड दोनों प्रकार का काम करता है, एनोड और कैथोड। तो कहने का अभिप्राय जो हाइड्रोजन है वो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और एक बार जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और एक बार इलेक्ट्रॉन्स देगी, तो देखो एक बार ग्रहण कर रही है इलेक्ट्रॉन और एक बार इलेक्ट्रॉन दे रही। जब इलेक्ट्रॉन देती है तो प्लस आयन, और इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो ये हाइड्रोजन, दोनों क्रियाएं साथ में चल रही है। तो एक बार एनोड का काम भी करेगी, कैथोड का भी काम करेगी। तो ये हो जाएगा जो हाइड्रोजन है वो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 2H प्लस आयन, और H आयन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 H2।
1/H2 ये गैस अवस्था। तो देखिए इसके द्वारा हम जो है, ये क्या चीज़ है, ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके द्वारा मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जा सकती है। तो जो मानक हाइड्रोजन, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ई नॉट स्टैंडर्ड्स हाइड्रोजन्स इलेक्ट्रोड SHE। तो ये हम इसकी गणना कर सकते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा, पृथ्वी के लिए भी 0 होती है और इसके लिए भी हम 0 मानते हैं। तो 0.0 वोल्ट्स, तो ये इसकी वैल्यू होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो इसके द्वारा हम इसकी गणना कर सकते हैं और इसको भी ऐसे निरूपित कर सकते हैं, PT, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन आयंस और ये हाइड्रोजन गैस। तो इसके द्वारा जो है हम जो मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी E0 की गणना कर सकते हैं। E0 की गणना करने का ये तरीका है। डायग्राम अच्छी तरह से याद रखना है। 1 मोलेटी का HCl है, इसके अंदर ये प्लेटिनम पात्र है और यहाँ हाइड्रोजन फ्लो की जाती है, कांच की नली है, कांच की ट्यूब है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी को कम से कम व्हाट्सएप के द्वारा हमारा वीडियो शेयर करें। बूंद बूंद कर घड़ा बढ़ता है, तो सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। तो मैं रोशन दैया, केमिस्ट्री PGT, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं।